जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड और इस सेकंड पोजीशनल एवरेज। मॉड बेसिकली क्या चीज है? मॉड वो वैल्यू है डाटा की जिसकी फ्रीक्वेंसी डाटा में सबसे ज्यादा हो। मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन इट्स सराउंडिंग्स। अपनी सराउंडिंग्स में मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। मॉड के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि मॉड को ऑब्जर्वेशंस को हमें अरेंज करना है। लेट से हमारे पास डाटा है 4, 8, 12, 15, 18, 21, 12, 12 एंड 24। ये डाटा है हमारे पास। और इसमें अगर हमने मॉड कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम डाटा को अरेंज कर लेंगे। जब हम अरेंज करेंगे तो 4, 8, 12 जो है वो 3 टाइम्स है। 4, 8, 12। इसके बाद 15, 18, 21 एंड 24। 15, 18, 21 एंड 24। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब आपने डाटा को अरेंज कर लिया तो 12 एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो मोस्ट रिपीटेड है अपनी सराउंडिंग्स में। 12 की राइट साइड पर 15 है, 12 की लेफ्ट साइड पर 8 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 15 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 12 की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 अपनी सराउंडिंग्स में मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है। इसलिए इस डाटा सेट के लिए मॉड की वैल्यू होगी 12। ठीक है बेटा। मॉड क्या चीज है? मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन अपनी सराउंडिंग्स में। इस डाटा सेट के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मॉड आया था, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनी मॉडल है। यूनी मॉडल मतलब ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सिर्फ एक मॉड हो। ओके। इसके बाद एक और डाटा सेट लेते हैं। लेट्स से 2, 5, 8, 8, 8, 8, 10, 15, 21, 22, 22, 22, 30। ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। अच्छा, मैंने डायरेक्ट अरेंज करके लिखा है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो एक तो मुझे यहाँ पर 8 नजर आ रहा है और यहाँ पर मुझे 22 नजर आ रहा है। तो 8 की लेफ्ट साइड पे 5 है, 8 की राइट साइड पर 10 है, 10 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 8 की फ्रीक्वेंसी 4 है। इसका मतलब है 8 अपनी सराउंडिंग्स में मोस्ट फ्रीक्वेंट है। तो पहला मॉड तो मुझे नजर आ रहा है 8। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ देखूं 22, 22 की लेफ्ट साइड पर 21 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 30 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है और दरमियान में मेरे पास 22 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो यहाँ पर 22 अपनी सराउंडिंग्स में मोस्ट फ्रीक्वेंट है। इसका मतलब है मेरे पास दूसरा जो मॉड है वो है रहा है 22। तो अब इस केस में मेरे पास दो मॉड हैं, 8 एंड 22। तो मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को कह सकता हूँ कि ये बाय मॉडल है। ठीक हो गया। तो डाटा सेट में मतलब मॉड जो है एक ऐसी मेयर है हमारे पास जो किसी डाटा सेट के लिए हो सकता है सिर्फ एक हो। किसी डाटा सेट में हमारे पास एक से ज्यादा मॉड यानी दो हो सकते हैं और किसी डाटा सेट में दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो दो से ज्यादा मॉड अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मिलते हैं तो उसको हम कहेंगे ये मल्टी मॉडल है। एक मॉड है तो यूनी मॉडल,
दो मॉड है तो बाय मॉडल, दो से ज्यादा मॉड है तो हम कहेंगे मल्टी मॉडल। और अब एक तीसरी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 30। इसमें अगर हम देखें तो कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं है जो एक से ज्यादा दफा आई हो या रिपीट हुई हो, तो इसमें हम कहेंगे नो मॉड। यानी आपने यहाँ पर जीरो नहीं लिखना, क्योंकि जीरो एक वैल्यू है। अगर जीरो लिखते हैं तो उसका मतलब है कि जीरो जो है वो डाटा में मोस्ट रिपीटेड और वैल्यू हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो अगर डाटा में कोई मॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसके लिए हम लिखेंगे नो मॉड। हो गया बेटा, ये तो है मॉड की कहानी अनग्रुप डाटा के लिए। अच्छा, इसके बाद जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मॉड का कोई फॉर्मूला मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर डाटा मेरे पास एक्स और एफ की फॉर्म में होगा। लेट्स से 1, 2, 3, 5, 7, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 8, 12, 7 एंड 2। अब अगर इसके लिए मुझे मॉड कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर भी मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाऊंगा और जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके सामने जो भी वैल्यू मुझे नजर आ रही है वो मॉड कहलाएगी। इस डाटा सेट में 3 जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है अपनी सराउंडिंग्स में, इसलिए इस डाटा सेट का मॉड है 3। और ये 3 मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया है? ये 3 मैंने आइडेंटिफाई किया है क्योंकि 3 की फ्रीक्वेंसी डाटा में सबसे ज्यादा है। और इसके बाद है बेटा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। मॉड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा मेरे सामने कुछ इस तरह से होता है कि क्लासेस बनी हुई होती, 10 to 19, 29, 39, 49, 59, 69 और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 12, 15, 10 एंड 5। अच्छा, अब सबसे पहले मैं मॉड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मॉड जो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाय एच। सब इन वैल्यूज का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मॉडल क्लास कौन सी है। अच्छा, मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आती है। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रही है इसमें वो मिल रही है 15। तो मैं इस क्लास को सर्कल कर लूंगा। ये क्लास जो है वो मॉडल क्लास कहलाएगी। ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई की? डाटा में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास मॉडल क्लास है। उसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए था लोअर क्लास बाउंड्री, जबकि मेरे पास जो डाटा है वो क्लास लिमिट्स का है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इसकी क्लास बाउंड्रीज बना लूंगा। यानी ये हो जाएगा 39.5 टू 49.5। हो गया जी 39.5। अच्छा, एफ एम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफ वन होता है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास और एफ टू है
फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग टू द मॉडल क्लास, और एच का मतलब हमें मालूम है कि वो अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री है। एफ एम की वैल्यू है 15, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, -12 2 times 15 -12 -10 multiplied by difference 49.5 -39.5 is 10। कैलकुलेटर लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। जी 39.5 प्लस 12 15 -12 divided by 2 times 15 -12 -10 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 का जो वैल्यू आ रही है मॉड की वो बन रही है 43.25 43.25। ये इस तरीके से मैंने मॉड को कैलकुलेट कर लिया है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा। अब क्योंकि हमने मीन मीडियन मॉड तीनों चीजें पढ़ ली हैं, उससे पहले ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी पढ़ चुके हैं। तो पहले हमने एक एम्पिरिकल रिलेशन पढ़ा था मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का। तो अब एक एम्पिरिकल रिलेशन है एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड मॉड। ठीक है, और वो एम्पिरिकल रिलेशन हमें क्या बताता है? नंबर 1 कि मीन, मीडियन एंड मॉड ये तीनों अगर इक्वल हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अगर मीन किसी डाटा सेट के लिए हम मीन, मीडियन और मॉड कैलकुलेट करें और मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यू सेम आ जाए तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अच्छा, सिमेट्रिकल होने का मतलब ये है कि जब हम उसके लिए हिस्टोग्राम बनाकर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे तो वो कुछ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप आएगी। मैं आपको एक स्केच बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से यानी कुछ इस किस्म की सिचुएशन होगी। अगर ये मैंने हिस्टोग्राम बनाया है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करूं तो कुछ इस किस्म की शेप अगर अगर बन रही हो तो ये देखें, ये जो इसके मिड पॉइंट्स हैं, रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट्स, टॉप के मिड पॉइंट्स, इन टॉप के रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट्स को मैं पहले स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा। ठीक है, और इसको यहाँ पर भी एक्सटेंड करूंगा और यहाँ पर भी एक्सटेंड करूंगा, और उसके बाद अगर मैं इसको एक फ्री हैंड से स्मूथ कर दूं ऐसे, तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। और ये फ्रीक्वेंसी कर्व जो है
ये मुझे बताता है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे पता चलती है? फ्रीक्वेंसी कर्व से। फ्रीक्वेंसी कर्व हमें कैसे मिलता है? फ्रीक्वेंसी कर्व हमें मिलता है, पहला तरीका ये है कि हिस्टोग्राम में जो हमारे पास रेक्टेंगल्स होते हैं, इन रेक्टेंगल्स के टॉप मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फिर उस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को फ्री हैंड से जब हम स्मूथ कर देते हैं तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। और फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो हमें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी, उसकी शेप क्या है, सिमेट्रिकल है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो हमारा जो एम्पिरिकल रूल है वो हमें ये बताता है कि अगर हमारे सामने कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम उसके लिए मीन कैलकुलेट करें, उसके लिए मीडियन कैलकुलेट करें और उसके लिए मॉड कैलकुलेट करें, और अगर फॉर एग्जांपल उन तीनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी। जब सिमेट्रिकल होगी तो उसकी शेप कुछ इस किस्म की बनेगी। इसे कहते हैं बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कर्व जो है मुझे कैसे मिला होगा, जैसे मैंने ऊपर बना के दिखाया। अच्छा, अब इसमें ये बेल शेप बन रही है और ये वाली जो वैल्यू है यही मीन की वैल्यू होगी, यही मीडियन की वैल्यू भी होगी, यानी मीडियन भी यहाँ सेंटर में मिलेगा मुझे और मॉड भी यही मिलेगा। ये सारी वैल्यूज मुझे यही मिलेंगी कब, जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी। तो इसको मैं दो तरह से बात कह सकता हूँ इसको। मैं ये कह सकता हूँ कि मीन मीडियन और मॉड अगर सेम हो तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल हो तो फिर मीन मीडियन मॉड बराबर आएंगे। ये पहला एम्पिरिकल रूल है मीन मीडियन मॉड का। नंबर टू, अगर मीन की वैल्यू ग्रेटर आ जाए मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ग्रेटर आ जाए मॉड से, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। स्क्यूड होने का मतलब ये है कि उसकी जो राइट टेल है वो लॉन्गर है और जो लेफ्ट टेल है वो शॉर्टर है। इस किस्म की शेप। अगर आप इसको ऊपर वाली शेप से कंपेयर करें तो वो बेल शेप थी, वो दोनों साइड्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। इसको अगर आप देखें पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इसमें राइट टेल लॉन्गर है, लेफ्ट टेल शॉर्टर है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर कहा है कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। तो अब अगर मैं इन वैल्यूज को इस ग्राफ के ऊपर कहीं लिखना चाहूँ, तो एक बात याद रखिएगा, जिस साइड पर टेल होगी ना, मीन आपको उस तरफ मिलेगा। यानी टेल राइट साइड पर है तो मीन आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद ये जो मॉड है ना, ये मॉड आपको मिलेगा इस ग्राफ के ऊपर। जो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ यहाँ चल रहा है, यहाँ पर जब है तो ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के क्लोज है। ठीक है, देखें ये आहिस्ता आहिस्ता एक्स एक्सिस से दूर होता जा रहा है, यानी ऊपर उठता जा रहा है। ये आ रहा है, इसने अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच किया और उसके बाद ये यहाँ से फिर डाउन होना शुरू हो गया। तो ये जो ग्राफ ऊपर जाता है ये फ्रीक्वेंसी की वजह से जाता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी जिस क्लास की, तो वहां पे ग्राफ आपको ऊपर नजर आएगा, और जब आपको फ्रीक्वेंसी कम नजर आएगी तो उस जगह पे ग्राफ नीचे होगा। यानी ये जो जगह है, ये वाली जगह, यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये पॉइंट है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर सबसे ज्यादा होती है वो वैल्यू मॉड होती है। और मीडियन जो है वो हमेशा इन दोनों के सेंटर में रहता है। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो इसको यूं लिखूंगा, मॉड इज लेस देन मीडियन
and median is less than mean। मैं अपने सेकंड वाले इंपेरिकल रिलेशन को दो तरह से लिख सकता हूँ। पहला तरीका, mean is greater than median and median is greater than mod। और दूसरा तरीका, mod is less than median and median is less than mean। दोनों तरह से लिखा जा सकता है। यानी ये जो रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा है, ये इंपीरिकल रिलेशन है फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जिसको जब मैं ग्राफ करूंगा तो उसमें राइट टेल लॉन्गर नजर आ रही होगी और लेफ्ट टेल शॉर्टर नजर आ रही होगी। तो अगेन इसको मैं दो तरह से कह सकता हूँ कि अगर मीन की वैल्यू सबसे बड़ी आए और मॉड की वैल्यू सबसे कम आए किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। या अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है तो उसके लिए मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी और मॉड की वैल्यू सबसे कम आएगी और मीडियन की वैल्यू सेंटर में आएगी। अब तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरा केस है नेगेटिवली स्क्यूड का। नेगेटिव स्क्यूड केस ये होता है कि उसमें जो टेल है वो लेफ्ट साइड पे लॉन्गर होगी और राइट साइड पर शॉर्टर होगी। शेप बन गई, उसको हम कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। स्क्यूनेस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का ना होना। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मीन के दोनों साइड्स पर एक जैसी डिवाइड यानी एक जैसी नहीं जा रही, तो उसको हम कहेंगे ये स्क्यूड है। तो फिर अगर राइट साइड पर टेल लॉन्गर होगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड और लेफ्ट साइड पर टेल लॉन्गर होगी तो नेगेटिवली स्क्यूड। अच्छा, नेगेटिवली स्क्यूड केस में जब मैं मीन मीडियन मॉड को प्लेस करूंगा तो सिचुएशन कुछ यूं बनेगी कि मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मॉड। अब यहाँ पर बिल्कुल उलट सिचुएशन होगी, यहाँ पर मीन की वैल्यू सबसे कम होगी और मॉड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, जब मैंने इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन पे लिखना है मीन मीडियन मॉड को, तो मुझे मालूम है कि जिस साइड पर टेल है मीन हमेशा उस साइड पर मिलेगा। तो टेल लेफ्ट साइड पर है तो मीन मुझे यहाँ मिलेगा। ये जो कर्व का हाईएस्ट पॉइंट है इसकी वजह से मुझे मॉड मिलता है, तो ये वाली वैल्यू मॉड है और मीडियन सेंटर में है। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ मीन लेस देन, या फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन। अगर मॉड की वैल्यू सबसे बड़ी आए और मीन की वैल्यू सबसे छोटी आए तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, नेगेटिवली स्क्यूड। अच्छा, अब जब हमने ये सब कुछ पढ़ा है तो ये सब कुछ पढ़ने का हमें क्या फायदा है, यानी इससे हमें क्या चीज ऐसी मिल रही है, हमें क्या फायदा हो रहा है, उसको देख लेते हैं। देखें, जब डिस्ट्रीब्यूशन थी सिमेट्रिकल, जब डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल तो मीन मीडियन मॉड की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो तो आप किसी भी एवरेज को यूज करें एक जैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप मीन यूज करें, आप मीडियन यूज करें, आप मॉड यूज करें, कोई फर्क ही नहीं पड़ने पर। तो हम यहाँ कह सकते हैं फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मॉड are equally are equally representative
अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो तो तीनों को यूज किया जा सकता है, जिसको दिल चाहे यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आ जाए। पॉजिटिवली स्क्यूड केस में मीन की वैल्यू सबसे बड़ी है, मॉड की वैल्यू सबसे कम है, और मीडियन की वैल्यू सेंटर में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड हो तो फिर मीडियन जो है, क्योंकि वो सेंटर में रहती है, मीडियन इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव representative representative average in case of skewed distribution, case of skewed distribution। यानी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मैंने skewed का वर्ड यूज किया है, पॉजिटिव स्क्यूनेस या नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि दोनों केसेस में चाहे डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड हो या नेगेटिवली स्क्यूड हो, मीडियन सेंटर में आती है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्क्यूड है, चाहे पॉजिटिवली स्क्यूड है चाहे नेगेटिवली स्क्यूड है, अगर कोई आपसे पूछे कि स्क्यूड केसेस में सबसे बेस्ट एवरेज कौन सी है, तो आप कहेंगे मीडियन। कोई आपसे पूछे भाई मीन के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो ओवरस्टेट करता है, ओवरस्टेट करता है ट्रू एवरेज को, ओवरस्टेट ट्रू एवरेज। मीन जो है पॉजिटिवली स्क्यूड केस में क्या करता है, ओवरस्टेट्स द ट्रू एवरेज। ओवरस्टेट करने का मतलब है एक्चुअल से ज्यादा बताता है। और मॉड क्या करता है, अंडरस्टेट, अंडरस्टेट्स द ट्रू एवरेज। मॉड अंडरस्टेट कर रहा होता है, मीन ओवरस्टेट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है मीडियन जो है वो एक्चुअल सिचुएशन दिखा रहा होता है। इसलिए पॉजिटिवली स्क्यूड केस में मीन और मॉड की जगह किसको यूज करना चाहिए, मीडियन को। नेगेटिवली स्क्यूड केस में मीडियन तो सेंटर में रहने वाला है, यहाँ पे मॉड जो है वो ओवरस्टेट करेगा, और यहाँ पर मीन जो है वो अंडरस्टेट करेगा। तो नेगेटिवली स्क्यूड केस में मीन एक्चुअल से कम दिखा रहा होगा, मॉड एक्चुअल से ज्यादा दिखा रहा होगा, जबकि मीडियन ट्रू पिक्चर दिखा रहा होगा। सेम केस पॉजिटिवली स्क्यूड का था। तो इसका मतलब है स्क्यूड केसेस में मीडियन जो है वो बेस्ट एवरेज है। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशन का केस है, और वो ये है कि फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेटली स्क्यूड हो, यहाँ पे वर्ड है स्क्यूड का, पॉजिटिव या नेगेटिव का नहीं। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड है, तो फिर ये रिलेशन बहुत अच्छा काम करता है, और वो क्या है कि मीन माइनस मॉड इक्वल्स टू 3 टाइम्स माइनस मीडियन। ये एक रिलेशन है मीन मीडियन और मॉड का। ये कब बहुत अच्छा काम करता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेटली स्क्यूड हो, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। तो इन तीन में से अगर कोई सी दो वैल्यूज हमें गिवन होंगी, तो हम तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कब, जब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेटली स्क्यूड हो। ये था बेटा एम्पिरिकल रिलेशन मीन मीडियन और मॉड का, और उससे पहले हमने डिस्कस किया है मॉड। तो अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ इसकी वैल्यू, इसके क्वेश्चंस, जरा पहले क्वेश्चन मार्क करवाऊं और फिर कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। ओके जी, सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1,
इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 42, अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, अच्छा जी, इसके बाद है 57, इसको भी देखते हैं अभी, 58, 59, के बाद है जी 67, अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 100, 103, 106, 113, 114, चले जी, यहाँ पे हो गए। अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए। अच्छा जी, इसमें जैसे ये आ गई क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, 113 एंड 114। इसमें उसने आपसे मॉड पूछा हुआ है। अनग्रुप डाटा है, तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं। जब अरेंज करेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 20, और ये 20 जो है ये 2 टाइम्स आई हुई है। 20 के बाद है 25, इधर पर नजर आ रही है मुझे। उसके बाद है जी 25 के बाद है 31, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 30 हो गया। 30 के बाद है जी 35, फिर है 40, और ये है 50। तो उसके बाद उसने आपसे मॉड पूछा हुआ है। तो ये देखिए, ये 30 जो है ये अपनी सराउंडिंग्स में मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है। 30 की लेफ्ट साइड पे 25 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 35 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 30 की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो 30 अपनी सराउंडिंग्स में मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मॉड जो है वो 30 बनता है, बीटा ऑप्शन। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 115 जो है 114 वो आप लोग ट्राई करेंगे। Graphically, partition values can be determined with the help of ogive.
ये जो पार्टीशन वैल्यूज होती हैं ये होती हैं मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, ठीक है, डिसाइल्स। ये सब क्या होती है? पार्टीशन वैल्यूज होती हैं। और इन सब की कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओजाइव यूज करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 103। In a distribution, the value around which the items tend to be most heavily concentrated is called mod। क्योंकि mod वो वैल्यू होती है जो डाटा में सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई होती है। वो कह रहे हैं the value around which the items tends to be most heavily concentrated, mod है ये। If the mean of a data set exceeds the mod by 48, then the difference between the mean and the median is। ये क्वेश्चन जो है एम्पिरिकल रिलेशन का है, और इस वाले एम्पिरिकल रिलेशन के ऊपर, इसके ऊपर वही कहता है कि मीन एक्सीड कर रहा है मॉड से बाय 48। इसका मतलब है मीन माइनस मॉड 48 है, और उसके बाद उसने आपसे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन माइनस मीडियन। ये 3 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 16 आंसर है। तो मीन और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 16 आ जाएगा। उसने मुझसे कहा था कि मीन एक्सीड्स बाय मॉड इज बाय 48। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 48 था। और फिर मीन माइनस मीडियन पूछा हुआ है, तो ये 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया बस इतनी सी बात। तो ये बनता है बीटा। कहता है फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इफ मॉड इज 73.5, मीन इज 74.10, देन मीडियन इज। यही वाला एम्पिरिकल रूल यूज हो जाएगा। 73.5 जो है वो मॉड है, और 74.10, 74.10 मीन माइनस मॉड। मॉड की वैल्यू है 73.5। 73.5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन। मीन है 74.10 माइनस मीडियन, और उसने आपसे मीडियन की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। 74.10, 74.10 माइनस 73.5, ये आ रहा है 0.6 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 74.10 माइनस मीडियन। और अब ये 3 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 0.2 इक्वल्स टू 74.10 माइनस मीडियन। और हमें मीडियन की वैल्यू चाहिए, तो मीडियन यहाँ आ जाएगा और ये 0.2 उधर चला जाएगा। मीडियन इक्वल्स टू 74.10 माइनस 0.2, ये आ जाएगा 73.9। और अगर इसकी ऑप्शंस चेक करें तो 70 आ गया। 73.9 is 74। 73.9 is approximately 74। ये ऑप्शन बन रही है चार्ली। ठीक है बेटा, और आगे चलते हैं। कहता है फॉर लोकेटिंग मॉड ग्राफिकली वी हैव टू यूज हिस्टोग्राम। जिस तरह मीडियन के लिए, डिसाइल्स के लिए, परसेंटाइल्स के लिए, क्वार्टाइल्स के लिए हम ओजाइव यूज करते हैं, इसी तरह मॉड के लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। कैसे हिस्टोग्राम मॉड ग्राफिकली कैलकुलेट हो सकता है ये भी देख लें जरा।
ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम है। यहाँ से हमने मॉड कैलकुलेट करना है, मॉड फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज ये है कि मॉड हमें मिलेगा इस रेक्टेंगल के अंदर, क्योंकि इस रेक्टेंगल की हाइट सबसे ज्यादा है, मतलब इस रेक्टेंगल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो मॉड हमेशा हमें कहाँ मिलता है? उस क्लास में मिलता है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब इस हाईएस्ट मॉड के रेक्टेंगल के साथ वाला जो लेफ्ट हैंड पे रेक्टेंगल है, इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, और जो राइट हैंड पर है उसको भी इस तरह से ज्वाइन करेंगे। और जिस जगह पर इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, वहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, और इस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा मॉड। तो फॉर लोकेटिंग मॉड ग्राफिकली वी हैव टू यूज हिस्टोग्राम। अच्छा, अब ये जो 59 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन एंड मॉड। इसका आंसर है बेटा डेल्टा, यानी ऑल। आप इनको सिंप्लीफाई करते जाए, ये सारे के सारे आंसर मिलते जाएंगे। जो आपके पास ओरिजिनल एम्पिरिकल रूल है, उसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते जाए, तो पहले स्टेप में ये आएगा, दूसरे स्टेप में ये आएगा, तीसरे स्टेप में ये आएगा। तो ये सबका सब कुछ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है डेल्टा। फिर 58 को अगर आप देखें, तो मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ अ डेटा आर ऑफ अ सिंगल पॉइंट, द डेटा विल बी सिमेट्रिकल। जब मीन, मीडियन, मॉड की वैल्यू सेम हो, तो डेटा क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। अच्छा, मीडियन इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये बात ठीक है, ट्रू है। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है डेटा में, जिसे कहते हैं ना ऑड वैल्यूज। अगर डेटा में कोई ऑड वैल्यू आ जाए, तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको चेक कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 2, 4, 6, 8 और 10, और ये मैंने ऑलरेडी अरेंज की हुई है। अब अगर मैं इसके लिए मीडियन निकालना चाहूँ, तो मीडियन होगा n+1 अपॉन ट्रूथ वैल्यू, यही होगा। n की वैल्यू है 5, यानी 1 2 3 4 5। तो 5+1 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 इज थर्ड वैल्यू, डेटा की थर्ड वैल्यू। तो मीडियन क्या बनेगा? 6। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम डेटा में कोई एक एक्सट्रीम वैल्यू लेकर आ जाए, अब हम ये कहते हैं कि डेटा में पहली वैल्यू 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, ये 8 है, और ये 100 है। तो ये एक ऑड वैल्यू आ गई ना, बाकी सारी वैल्यूज क्लोज क्लोज है, और एकदम एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है। अब जब मैं इसके लिए मीडियन कैलकुलेट करूंगा, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n+1, यानी 5+1 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 इज थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू क्या होगी? अगेन 6 होगा। देखिए, डेटा में एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आई, लेकिन मीडियन उससे अफेक्ट नहीं हुआ। पहले भी हमारा आंसर 6 था, और अब भी हमारा आंसर 6 आ रहा है। तो मीडियन जो है वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट नहीं होता, ये बात ट्रू है। मीडियन इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड इफ। पॉजिटिवली स्क्यूड केस का हमें पता है कि मीन जो है वो मीडियन से ग्रेटर होता है, और मीडियन जो है वो मॉड से ग्रेटर होता है, तो हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो पहली ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? मीन इज लेस देन मॉड, तो ये बात तो गलत है। दूसरी ऑप्शन में लिखा हुआ है मीन इज ग्रेटर देन मॉड, ये ठीक है। और तीसरी ऑप्शन में लिखा हुआ है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ये बात भी ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए था बोथ बी एंड सी, लेकिन वहाँ गलती से ए एंड सी लिखा गया है। ये बेसिकली बी एंड सी है। हमारी ऑप्शन है डेल्टा। पॉजिटिवली स्क्यूड केस में
मीन जो है वो मॉड से भी ग्रेटर होता है और मीन जो है वो मीडियन से भी ग्रेटर होता है, दोनों से ही ग्रेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 अगर आप देखें तो कहता है व्हेन ऑल द वैल्यूज इन अ सीरीज अकर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स देन इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट, मैं कहूंगा मॉड। क्यों? क्योंकि मॉड की डेफिनेशन ये है अल्हम्दुलिल्लाह, मॉड की डेफिनेशन ये है कि मॉड जो है वो वैल्यू है जो डेटा में सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि वैल्यूज जो है वो अक्कर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी हर वैल्यू जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आई है। तो जब सब वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो फिर मॉड जो है वो डिटरमिन नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 39 है 40 है, when mean median and mode are identical the distribution is symmetrical, the appropriate average for shoe size is mod। मॉड क्यों है? इसलिए बेटा कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारी शू शॉप है तो वहां पर हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन में। और मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन का वहां पे मतलब क्या होता है? वहां हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से नंबर के जूते के लिए सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। तो हम अपनी इन्वेंट्री को उसी तरह से मेंटेन करेंगे। यानी अगर हमारे पास 8 नंबर के जूते के लिए या 9 नंबर के जूते के लिए सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है तो फिर हम 12 नंबर का जूता तो कम से कम ही मंगवाएंगे। वहां पर हमारा इंटरेस्ट क्या है कि कौन से नंबर के जूते के लिए सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। तो हमारा इंटरेस्ट है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन में, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर है मॉड। 38 आप पे छोड़ रहा हूँ और जो शुरू के क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग ट्राई कीजिएगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई मसला नहीं है, मुझे बताइएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा मॉड और उसके बाद था इंपीरिकल रिलेशन। इसको जरा देख लें, गो थ्रू कर लें और इसके बाद अब इस एक्सरसाइज 2.1 के आप तकरीबन सारे ही क्वेश्चन कर सकते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट तो हमने कर ही लिए हैं। तो जो रह गए हैं उन पर भी एक नजर डालें और जो चीज आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है बेटा। इसके बाद जो है फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे भी लेके जाऊंगा और स्टडी टेक्स्ट में से भी क्वेश्चंस करवाऊंगा।